आज हमारे साथ बात करने के लिए कृष्णवीर चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं और मैं आपको इनके बारे में बताऊं, ये किसान नेता हैं और इन्होंने भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाले सुधारों में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया है। तो चलिए अपनी बातचीत की इनसे शुरुआत करते हैं और इस बिल के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे कि क्या कुछ है, क्यों इतना बवाल हो रहा है। एक तरफ सरकार कह रही है हम बातचीत करने को तैयार हैं, दूसरी तरफ किसान नेता जो कि राजनीतिक दलों से भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक दल के भी नेता हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम तो पूरा का पूरा बिल वापस होगा तभी हम बातचीत करेंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं कृष्णवीर चौधरी जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या आज जो भारत सरकार रिफॉर्म्स की बात कर रही है, कृषि में सुधार की बात कर रही है, क्या ये पहली बार हो रहा है? देखिए, रिफॉर्म की बात, अगर हम पूरा रिफॉर्म की बात करें तो 91 से मनमोहन सिंह जी जो वित्त मंत्री थे तो उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन जब मैं कृषि रिफॉर्म की बात करता हूं तो 2005 में पूरी तरह से राष्ट्रीय किसान आयोग डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की चेयरमैनशिप जो गठन किया गया था, तो उन्होंने बहुत चारों तरफ देश में विभिन्न प्रदेशों में जाके बैठकें की। दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों से किसान नेताओं को आमंत्रित किया, सबके विचार जाने। उद्देश्य बहुत साफ था किसान आयोग को बनाने का कि किस तरह से कृषि के क्षेत्र में जो बाजार की दुर्दशा हो रही है, किसान आर्थिक रूप से टूट रहा है, उत्पादकता बढ़ नहीं पा रही है, सिंचाई के संसाधनों को कैसे बढ़ाया जाए, एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर में किसानों की भागीदारी कैसे हो, किसान को पूरी तरह से बाजार में कैसे खड़ा किया जाए, उपभोक्ता से सीधे कैसे जोड़ा जाए। उद्देश्य बहुत साफ था और उसमें यह था कि बाजार जो है उसमें किसान को खड़ा करना, बाजार को खोलना है, बाजार को सुधार करना है। और इसी के साथ दूसरी बात ये थी कि उत्पादन में वृद्धि कैसे हो। जब उत्पादकता बढ़ेगी तो उत्पादन लागत कम होगा और उत्पादकता बढ़ने से किसान को आर्थिक लाभ होगा, ये सब जानते हैं। तो उस कमीशन में मैं भी कई बार बुलाया गया, हमने अपनी बात रखी। भारतीय किसान यूनियन के उस समय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत थे, बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने भी अपनी बात रखी और उन्होंने तो बहुत सीधी देसी भाषा में एक बात कही। उन्होंने कहा कि भाई मुझे ये बता दो, इस देश में कोई सुई भी बनाता है तो वो अपना सामान खुद बेचता है और उसे अपना भाव तय करने का अधिकार है। ये किसान की क्या गलती है कि वो अपना सामान मंडी में बेचेगा, दलाली बेचेंगे, बिचौलियों के कब्जे में रहेगा। भाई इसे किसान को भी बाजार में बाहर निकालो और ये खुला होना चाहिए बाजार, ये शोषण का, तभी बचेगा किसान। ये उनके शब्द थे। और स्वामीनाथन ने बहुत ईमानदारी से और सबकी राय जानने के बाद हमने भी ये बात रखी कि देखिए इतना लंबा समय हो गया है और किसान बिचौलियों के हवाले है। चाहे आप अनाज की बात करो, मोटे अनाज की बात करो, दलहन की बात करो, तिलहन की बात करो, ये सब मंडी के हवाले है और मंडी में पूरा एक काकस होता है और वो सब अपनी मर्जी है। वो ऐसे किसान गेहूं ले गया, उसने ऐसे हाथ में उछाला आके और वह कह दिया भाई ठीक है बताता हूँ, और थोड़ी देर बाद 5 मिनट वाला चक्कर काट के आके बता दिया कि भैया इस भाव का बिकता, तेरी मर्जी। किसान क्या करेगा, बैठ के देखता रहेगा, सोचता रहेगा। थोड़ी देर बाद फिर कहेगा वो, अरे साहब बताओ कुछ और दिखवाओ। फिर वो आएगा, फिर कहेगा मैंने बात करी है, 10 रुपये कुंटल और ज़्यादा मिल जाएंगे, तेरा अब तू देख ले, तेरी मर्जी। तो किसान मजबूर होके, क्योंकि उसके सामने कोई चारा नहीं है, वहां लेके गया है, अब कहां ले जाए उसे, तो वो इस तरीके से शोषण होता रहा। आप ये देखिए कि बिहार में किसान 800-900 रुपये कुंटल धान बेचने के लिए किसानों को मजबूर किया जाता रहा है। और किसने मजबूर किया? बिचौलियों ने मजबूर किया, बिचौलियों ने शोषण किया और उसको वहां से खरीद के, और वो एमएसपी पर जो आपूर्ति की जाती रही। पंजाब जैसे प्रदेश में जो व्यापारी जो पंजाब के आड़ती हैं, उनका धंधा यही चलता रहा। पूरी लूटमार उन्होंने किसानों के नाम पे की है और ये परिस्थितियां एक दिन में नहीं है। उसके बाद, बैठक के बाद 2005 में शरद पवार जी उस समय कृषि मंत्री थे, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि भाई एपीएमसी के कानून में बदलाव करिए, मंडी में बदलाव करिए, बाजार खोलिए। 2007 में दोबारा फिर उन्होंने चिट्ठी लिखी कि ये तो कुछ हुआ नहीं यार, कोई प्रदेश सरकार समझ नहीं रही है, ये चीज़ें कैसे सुधरेंगी। सर, आपने अभी महेंद्र सिंह टिकैत जी का नाम लिया और आपने कहा कि आपके साथ ही वो काम करते थे, ठीक है? मेरे साथ नहीं करते थे, हाँ, हमारे साथ कमीशन में बराबर शामिल थे, आपके साथ कमीशन में शामिल थे, बैठक में चर्चा में।
चर्चा में शामिल थे। आज उनके पुत्र हैं, आज उनके बेटे राकेश टिकैत जी जो हैं वो किसानों के नेता हैं। क्या लगता है, मांगे सही रख रहे हैं? जैसे उनके पिता जो है किसानों के लिए मांगे, जायज़ मांगे रखते थे, बेटा भी वैसे ही सही मांगे रख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब ये अध्यादेश लाए गए थे तो किसान यूनियन ने समर्थन किया था, अखबारों में छपा है, 4 जून 2020 के हिंदुस्तान में छपा है, दूसरे अखबारों में छपा है और बयान छपे हैं। और उसमें कहा गया कि हमारी 27 साल पुरानी मांग जो है, जो बाजार खोलने की थी, वो सरकार ने पूरी की है। तो वो स्वागत किया। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बारे में एक किताब छपी थी मुजफ्फरनगर से, अशोक बालियान है, किसान यूनियन के पुराने आदमी थे और बहुत वो अपना काम करते थे उस समय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ, और अक्सर वो जहां बैठक होती थी उसमें साथ ले भी जाते थे। उन्होंने किताब लिखी, उस किताब के एक पत्र छपा है जो महेंद्र सिंह टिकैत ने, चौधरी साहब ने राष्ट्रपति जी को उस समय लिखा था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को। और उसके पेज नंबर 98 पर कॉलम नंबर 13, जो 13वां कॉलम है, उसमें लिखा हुआ है कि किसानों के लिए बाजार खोला जाए। ये मैं अब नहीं कह रहा हूं, ये किताब तक में लिखा हुआ पत्र छपा हुआ है। तो ये चीजें, अब क्या चीजें हैं। एक बात हमसे राकेश ने कई बार कही है कि साहब MSP कर दे सरकार, बस हमें कोई बात नहीं, कि MSP होनी चाहिए किसानों की। ये बात उसने हमसे कही है, क्योंकि मेरा भी ये मत रहा है कि देश के 86% किसान जो हैं वो स्मॉल और मार्जिनल हैं, और इस देश में मात्र 8% किसानों को MSP का लाभ अब मिला है। पहले 2014 से 6% को मिलता था, थोड़ा बढ़ा है, लेकिन मैं कहता हूँ वो 6 है, 7 है, 8 है, उसमें नहीं पड़ते। 92% किसानों को आज तक इस देश में MSP का लाभ नहीं मिला। उस गरीब किसान का क्या अपराध है इस देश में पैदा हुआ, जिसको ना तो MSP मिलती है, और ये बिचौलिए जो हैं वो शोषण करते हैं, उसको लूटते हैं। जो कुछ पैदा नहीं करते वो लूट लूट के करोड़पति अरबपति हो गए, और जो सब कुछ पैदा करता इस देश का अन्नदाता, वो कर्जे में पैदा होता, कर्जे में मरता। ये कौन सी नीतियां हैं? और मुझे दुख इस बात का होता है जब मेरे कुछ लोग ये सुनता हूं कि बस ये कानून रद्द कर दो और जो अब तक था वैसा छोड़ दो। तो क्या उनको, उनके हाल पर, उनकी दुर्दशा पर हमारी अंतरात्मा का कोई सवाल हमको नहीं पूछना चाहिए कि हम गरीब के लिए क्या कह रहे हैं? आज आप देखिए, अलग अलग गांव में लोग, रिपोर्टर पहुंच रहे हैं, और किसानों का कहना क्या है, इनके बारे में क्या कहना है जो दिल्ली में चल रहा है, सब देख रहा है देश इस तमाशे को। ऐसा नहीं है। मुझे ये आपत्ति नहीं है कि पंजाब और हरियाणा के किसानों को और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को ये MSP मिलता है, ये आपत्ति नहीं हो सकती किसी भी किसान को। मुझे आपत्ति इस बात की है कि जिसका आज तक शोषण हुआ है, अगर सरकार ने आज विकल्प दिए हैं, बाजार खोलने का मतलब है विकल्प दिए हैं, आप मंडी में बेचिए, आपकी मर्जी है, आप मंडी से बाहर बेचिए, आपकी मर्जी है, इसमें कोई जबरदस्ती तो नहीं है। मैं मुजफ्फरनगर का उदाहरण देता हूं। 1 लाख कट्टों की खरीद होती थी, 40 किलो का होता कट्टा गुड़ का, और उस पर 60 रुपये टैक्स लगता था मुजफ्फरनगर मंडी में। इस बार जो गया है उसमें 3 लाख गुड़ का कट्टों की खरीद हुई है अभी, और वो 40 रुपये ज़्यादा किसानों को दिए हैं, बाहर खरीदे, उन्हीं आड़तियों ने खरीदे हैं जो मंडी के आड़ती थे, क्योंकि उन्होंने सोचा 60 रुपये में से 40 किसान को दे दो, 20 रुपये का मुनाफा पर कट्टा फिर भी उनको हो रहा है। तो ये मैं वो बता रहा हूँ जो हो रहा है, और ये बड़े पैमाने पर है। एक सवाल मेरा उन मित्रों से है, इस देश के 15 प्रदेशों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। 2006 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने खुद ही कहा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हमने एक्ट बनाया, पंजाब में एक्ट बनाया, 2006 से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई, मैं पूरे प्रदेशों में लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, जाता हूँ, नॉर्थ ईस्ट तक जाता हूँ, कश्मीर तक जाता हूँ, कन्याकुमारी तक जाता हूँ, मुझे किसी ने ये नहीं कहा कि उसकी ज़मीन किसी ने छीन ली, किसी कंपनी ने कब्जा ली, मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करी थी। यहाँ बुलंदशहर ज़िले में यहाँ खेती होती है, और 10, 20, 50, 100 एकड़ में नहीं होती, 5000 एकड़ में तो गाजर की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान कर रहे हैं। बिलसूरी गांव है, सड़क पर है, वो कर रहे हैं। मेरी बात इसलिए मैंने कहा, उनकी किसी की ज़मीन नहीं छूनी। तो ये लाल झंडे वाले जिन्होंने सीधे साधे किसानों को इस तरीके से ढोंग करके कि ज़मीन लूट लेंगी कंपनियां,
तुम मजदूर हो जाओगे। मैं ये पूछता हूँ कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो एक्ट है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो फसल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसमें कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनी उस जमीन पर लोन भी नहीं ले सकती। जमीन कब्जा तो बहुत दूर की बात है, उस पर लोन नहीं ले सकती। इसके अलावा अगर किसान को लगता कि बाजार में भाव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है मेरी फसल का, तो वो बिना ब्याज के जो लागत उसने लगाई है उसको वापस कर दे और अपना माल बाजार में बेच दे, ये भी अधिकार है। और इससे आगे आइए, यदि किसी मुर्गी पालन के लिए किसी कंपनी ने आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, शेड डालते हैं, हर्ड बनाते हैं, कुछ करते हैं, जाली लगाते हैं, थोड़ी चिनाई करते हैं, चद्दर डालते हैं, और वो कॉन्ट्रैक्ट आपका पूरा हो जाता है। या तो वो कंपनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उखाड़ के ले जाएगी, ये कानून कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, और या उसे छोड़ के चली जाएगी, किसान अपना कुछ भी करे। लेकिन वो किसान से ये नहीं कह सकती कि मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर के ये पैसे मुझे चाहिए, वो नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें कानून में ऐसे प्रावधान किए गए हैं। जमीन को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है। और इसके बाद भी एक और प्रावधान किया कि यदि आप कंपनी का बाजार में भाव ज़्यादा बिकता है, उससे शेयरिंग भी कर सकती है कंपनी। आपको कह सकती है कि भैया इतना ज़्यादा जो बिक रहा है, इसमें मैं इतना मुनाफा और आपको इतना हिस्सा और देने को तैयार हूँ। अगर वो आप खुश हैं तो ठीक है, उस पर तैयार नहीं है तो उसको पैसे दे दीजिए, उससे राम राम करिए, और वो भी बिना ब्याज के। बात समझिए, बिना ब्याज के। इस देश के किसी आढ़ती ने कभी बिना ब्याज के 1 रुपया किसी को दिया है? पहले 2% लेते थे और आज 3% पैसा ब्याज पे जो ये 2 और 3% की वसूली करने वाले लोग, मतलब 24% से लेकर 36% तक ब्याज लूटने वाले लोग, ये किस मुंह से किसानों के हितैषी हो गए? आज जो धरने पे आए हैं पंजाब के सारे आढ़ती जिस तरीके से आए हैं ये, और क्या समझ के वहां से भेजा था इनको यहाँ? आपने कहा कि पंजाब से ये सारे के सारे आड़ती जो हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने राकेश टिकैत जी का नाम लिया, जो महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं। वो उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं सर, जिनका महेंद्र सिंह टिकैत जी विरोध करते थे। मैं सीपीएम की बात कर रही हूँ, मैं लाल झंडे की बात कर रही हूँ। आज हन्नान मुल्ला जो हैं वो किसानों की बात करते हुए नजर आते हैं, कहते हैं कि किसानों को ट्रेडर बना देंगे मोदी सरकार। तो क्या लगता है सर, कहाँ तक जाएगा? मैंने हन्नान मुल्ला जी को एक कार्यक्रम में आज तक पर जवाब दिए हुए हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए। आप यूपीए 1 में सरकार में भागीदार थे, और उस राष्ट्रीय किसान आयोग में जिसमें रिफॉर्म तय किए गए हैं, पूरा देश के तमाम राजनीतिक दलों के किसान नेता स्वामीनाथन कमीशन की बात करते हैं, उसमें तो ये सब लिखा गया। तब तो आप सरकार में थे, तब आपको शर्म नहीं आई? तब आपको पता नहीं था? आपको ये शर्म नहीं आती कि इस देश में 92% लोगों का ये बिचौलिए शोषण करते हैं और आप दलालों के साथ खड़े हैं? आपकी आत्मा कहाँ मर गई है? आपको शर्म आनी चाहिए। मैंने उनसे कहा था खुद, ये ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं आपसे कि मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि गलत है, आप गलत लोगों का साथ दे रहे हैं, गलत लोगों के साथ खड़े हैं, इसलिए मेरा मतभेद है। मैं किसानों का शोषण करने वाले लोगों का साथ कभी नहीं दे सकता। हमने विरोध किया, हमारे पिताजी अपने जीवन भर विरोध करते रहे बिचौलियों के खिलाफ, महेंद्र सिंह टिकैत पूरे जीवन भर बिचौलियों के खिलाफ विरोध करते रहे, और आज हम उन दलालों के साथ खड़े हों, ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। मेरा ये अंतर्मन जो है इस बात को किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, हन्नान मुल्ला, जो मैंने ये ट्रेडर वाली बात जो आपसे कही सर, ये ट्रेडर वाली बात पे आप क्या कहेंगे? एक तरफ सरकार कहती है अगर किसान ट्रेडर बनता है तो उसको और उन्नति मिलेगा, उसके पास और विकल्प होगा, लेकिन वहीं जो राजनीतिक नेता हैं, जो राजनीतिक दल से जिनका संपर्क है, आज वो ये बात कह रहे हैं कि किसान ट्रेडर नहीं बनना चाहिए, प्रोड्यूसर था, प्रोड्यूसर ही रहना चाहिए। और इंडस्ट्रीज के बाहर हड़ताल करवा के और उनको ताले लगवा के और लोगों को बेरोजगार करवाने वाले लोग, उनकी सोच क्या हो सकती है? और साम्यवादी सोच रखने वाले लोगों की सोच कभी विकास के लिए नहीं हो सकती। जहाँ तक किसानों की भागीदारी का सवाल है, मैं हन्नान मुल्ला को इस कार्यक्रम के माध्यम से भाई बता दूं, हन्नान जी, कृष्णवीर चौधरी स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम के फाउंडर मेंबर रहे हैं, और हमने 95 में SFAC इसलिए बनाया था कि इस देश के गरीब किसान अपने छोटी छोटी जोत हैं, छोटा छोटा सामान है, अगर वो ग्रुप बना के और फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन खड़े करके और 300 मेंबर उसमें होके और उसमें प्रोसेसिंग करके, आप ये चाहते हो कि इस देश में आटा बेचने के लिए किसान ना जाए? आप ये चाहते हैं कि बेसन किसान का बेटा ना बेच दे? आप ये चाहते हैं कि टमाटर की चटनी किसान के बेटे बेटियां ना बना लें? आप ये चाहते हैं आलू का चिप्स किसानों के बच्चे ना बनाएं? आप ये चाहते हैं पॉपकॉर्न भी सिर्फ कंपनियां बेचती रहें? शर्म नहीं आती इन लोगों को?
इतना नेगेटिव सोच रखते हैं। जब तक किसान कच्चा माल बेचता रहेगा, पूरी दुनिया का उदाहरण हमारे सामने है, उसका शोषण होता रहा है और वो आर्थिक रूप से टूटता रहा है। और हमारा तो बराबर सरकारों से मांग रही, तमाम सरकारों से हमारी मांग रही है कि आप क्लस्टर डेवलप करिए 10-10, 15-15 गांव के बीच में, वहाँ नौजवान पीढ़ी के जो बच्चे हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, उनको खड़ा करिए। मैंने तो सरकार को ये तक सुझाव दिया कि जो फूड प्रोसेसिंग की यूनिवर्सिटी है कौंडली में, वहाँ के बच्चे हैं, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, एमटेक फूड टेक्नोलॉजी और पीएचडी कर रहे हैं, उनको एक साल का इंटर्नशिप गांव में करवाइए। उनसे कहिए कि 4-4 बच्चे गांव को गोद लें और वहां जाके ये देखें कि वहां क्या पैदा होता है, उसको प्रोसेसिंग कैसे कर सकते हैं, और फिर उस एरिया का, जिले का, उसके 100 बच्चे सेलेक्ट करिए और उन 100 बच्चों को कुछ प्रोडक्शन में लगाइए, क्वालिटी सुधारने में, कुछ को प्रोसेसिंग में लगाइए, कुछ को पैकिंग में और मार्केटिंग में लगाइए। और मार्केटिंग में इसलिए ज़रूरी है कि जब तक वो कंज्यूमर तक नहीं जाएंगे तब तक उनका आर्थिक रूप से उन्नति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। जो लोग इस बात का विरोध करते हैं वो किसान विरोधी हैं, आने वाली पीढ़ियों का विरोध कर रहे हैं। अगर हमको रोजगार खड़े करने हैं, पैदा करने हैं रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में, तो एग्रीकल्चर, प्रोसेसिंग सेक्टर में थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, छोटे छोटे देश अपने उत्पादों का, सब्जी का, फलों का 70, 75, 80%, 85% तक प्रोसेसिंग करते हैं। और इस देश की ये दुर्गति है कि किसान सरसों को लेकर भरतपुर की मंडी में खड़ा रहता, तमाशा देखता आड़तियों की तरफ, और उसका शोषण होता है। और ये लोग कहते हैं कि ट्रेडर बना देंगे। अरे ट्रेडर नहीं बनेंगे, हम अपने माल को खुद बेचने की क्षमता रखते हैं और हमारे जो बच्चे हैं वो शिक्षित हैं। मैंने इसलिए कहा, ये क्या समझते हैं कि किसान के बच्चे अभी गंवार हैं? अब वो किसान के बच्चे गंवार नहीं रहे, वो सब समझते हैं। और उनके बच्चे इन बाहर मार्केटों में आके और दुकानों पे आके सब्जियों के मार्केटिंग में तो नौकरी करने हैं, वो इन्हें पसंद है। इन्हें ये पसंद नहीं है कि वो मालिक बन के काम करें, वो खुद मालिक हों, वो दूसरों को रोजगार दें। इन्हें ये पसंद नहीं है। ये क्या सोच है इनकी? ये गांव के विकास विरोधी सोच रखने वाली बात है, अगर ऐसा ही ये कहते हैं। मैं कहता हूं किसानों को एग्रो प्रोसेसिंग में, मैं पूछता हूं, आटा चक्की वाला जब से प्राइमरी होता है गांव में, वो गेहूं नहीं खरीद सकता था किसान से, क्योंकि उसको पहले किसान मंडी में बेचे, कमीशन दे, फिर वो आटा चक्की वाला वहाँ आड़त के पास जाए कमीशन खोर के, और वहाँ फिर पैसे दे, मुनाफा दे, फिर लेके आए। अगर वो सीधे किसान अब खरीद लेगा और बेच देगा, इनको क्या परेशानी हो रही है? मैं पूछता हूँ, को धान बेचने के लिए किसानों को मजबूर किया गया। अगर फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं और हम मिलिंग करते हैं और उसका चावल बनाते हैं और चावल को पैकिंग करके कंज्यूमर को बेचते हैं, तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? मैं पूछता हूँ, कच्ची मक्का पर बार बार कहा जाता 800-1000 रुपये बिक रही है हरियाणा में। अरे तुमने तो शर्म आनी चाहिए, तुम तो विकास के खिलाफ हो, किसानों के बच्चों के खिलाफ हो। अगर वो पॉपकॉर्न बना के और पैकिंग करके, अगर वो ग्रुप बना के और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकें और सरकार उसमें योगदान करिए। सरकार ने हमारे निवेदनों पर, बहुत सारे लोग हैं, 10,000 एफपीओ को युद्ध स्तर पर बनाने की बात की है। 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्लस्टर डेवलप करने के लिए, जिसकी मांग हम 20 सालों से कहते चले आ रहे हैं, क्लस्टर डेवलप करिए, यंग जनरेशन को खड़ा करिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, और एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में जनरेट कर सकते हैं, उनको हमें मजबूती देना है। जब तक हम एग्रीकल्चर सेक्टर को एग्रो प्रोसेसिंग से लिंक नहीं करेंगे, मार्केट से उन बच्चों को नहीं जोड़ेंगे, उनको मोबाइल वैन खड़ी करवानी है और मोबाइल वैन से वो अलग अलग एरिया बांट लेंगे, सिस्टम खड़ा करेंगे कि आज ये गाड़ी जो है हमारा, जो चाहे वो 3 व्हीलर में सिस्टम बनाया जाए स्टॉक रख के, और ये यहाँ 2 घंटे यहाँ खड़ी होगी, 2 घंटा यहाँ जाएगी, 2 घंटा यहाँ जाएगी, 3 जगह जाएगी, 2 नंबर की गाड़ी इस एरिया में जाएगी, 3 नंबर की इस एरिया में जाएगी। इस तरीके से अगर जिले में 4 एफपीओ बनते हैं, 6 एफपीओ बनते हैं, ब्लॉक में 1 एफपीओ बनेगा, तो वो अपना अपना एरिया बांट लेंगे, कस्बे और शहरों में हिस्सा बांट लेंगे, तो सीधा जो है आपूर्ति करेंगे। तो इनको परेशानी क्या हो रही है? इनको करना धरना तो कुछ है नहीं है, ये तो लाल झंडे हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद, चंदा खो, मौज उड़ाओ। क्या करा है? कोई प्रोडक्टिव वर्क है? डिस्ट्रक्टिव सोच नहीं रखनी चाहिए आदमी को, प्रोडक्टिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। और जब हम कंस्ट्रक्टिव होंगे तभी विकास होगा, तभी भला होगा।